क्यों कहते हैं? क्योंकि जो हमारे पास डिफरेंट तरह के जो कंपनी लॉज़ हैं, पार्टनरशिप लॉज़ हैं, वो इस चीज़ पे फ़ोर्स करते हैं कि 2 या 2 से ज़्यादा लोग मिलके एक ऑर्गेनाइज़ेशन बनाते हैं, वो चाहे पार्टनरशिप हो, चाहे पब्लिक कंपनी हो, प्राइवेट कंपनी हो। सो आई एम नॉट going against to them. I'm agreeing with that part of the definition. But I was not agreeing with the place type of thing. That is a setting. Now coming towards the third part. Work together to achieve a common goal. That can also be divided in two parts. Work together. बात ऑर्गेनाइजेशंस के अंदर कुछ रोल इस तरह के होते हैं कि एक काम एक बंदे ने किया, वो चीज़ तैयार होकर अगले बंदे के पास गई, उसने उसके ऊपर काम करना होता है। लेकिन बात कोई चीज़ इस तरह की भी होती है कि उस एक बंदे ने काम जो उसने करना है वो डायरेक्ट कस्टमर तक ही पहुंच जाना है, उसका उस बाकी लोगों के साथ ताल्लुक नहीं है, ठीक है ना। सो वर्किंग टुगेदर डजंट ऑलवेज मीन कि आप एक ही चीज़ पर मिलकर काम करें। लाइक इफ यू हैव दिस काइंड ऑफ रिमोट हियर, ठीक है ना, ये एक MI TV बॉक्स का रिमोट है। अगर ये रिमोट है तो वर्किंग टुगेदर डजंट मीन कि इसको 3-4 लोगों ने मिलकर इसकी बॉडी बनाई हो, इसके बटन्स बनाए हो, इसके अंदर जो प्रोसेसर लगा है उसको बनाया हो, इसको मुकम्मल तौर से ये सारी चीज़ें की हो। इट डजंट मीन इट। वर्किंग टुगेदर का मतलब है कि हो सकता है किसी ने इसकी डिज़ाइन आर्किटेक्ट किया हो सकता है किसी ने इसके लिए मटेरियल परचेज किया हो सकता है किसी ने इसके ऊपर टेक्निकल स्किल्स अप्लाई किए हो सकता है किसी ने इसको मैन्युफैक्चर किया हो सकता है किसी ने इसको आगे पैक किया हो, ठीक है ना। सो दिस ऑल्सो कैटेगराइज्ड एज वर्किंग टुगेदर। सो वर्किंग टुगेदर डजंट ऑलवेज मीन कि आप एक ही चीज़ में, आप एक चीज़ को डिफरेंट डिफरेंट पार्ट में उसके ऊपर वैल्यू एडिशन कर चुके होते हैं, इसको भी वर्किंग टुगेदर कहते हैं। एक बच्चे ने क्वेश्चन रेज किया, वो कहता है कि सर एक कंपनी मोबाइल बनाती है और मोबाइल के अंदर डेफिनेटली जितना मैंने अभी कहा कि कोई उसकी इंजीनियरिंग करता होगा, कोई इसका डिज़ाइन करता होगा, कोई उसकी मैन्युफैक्चर करता होगा, कोई उसमें सॉफ्टवेयर करता होगा, कोई इसको आगे इसका सेल हो जाता होगा। फिर जब वारंटी को क्लेम करने किसी ऑफिस में जाता है, वहां पे जो कस्टमर रिप्रेजेंटेटिव बैठा होता है, either he is also working together with the main company who has developed that product, somehow yes, क्योंकि वही तो एक लड़ी चल रही है ना, वही एक चेन चल रही है और उसी चेन के अंदर एक और प्रोसेस आया है जिसमें कोई और पर्सन उनके बिहाफ पे कस्टमर से कम्युनिकेट कर रहा है कि वी विल सॉल्व योर प्रॉब्लम्स। सो वर्किंग टुगेदर डजंट ऑलवेज मीन कि आप एक ही जगह पे इकट्ठे होकर काम कर रहे थे, आप वैल्यू चेन में एडिशंस कर रहे हैं। वैल्यू एडिशंस डिफरेंट जगह पे की जा सकती है इवन आफ्टर सेलिंग द प्रोडक्ट्स। So this meant by the working together. Why I'm stressing about the meaning of these small things? Because this definition which we are listening from almost 3 years now, we somehow just stay on the superficial nature of those definition. आज भी कोई पूछता होगा हम फटाफट बता देते हैं जी, a place where two or more than two people work together to achieve a common goal. That's it. We somehow don't know the psyche behind that particular line. So we are stretching on that particular psyche, working together this means. Now, to achieve a common goal, the last part of this particular definition, to achieve a common goal. What is the common goal of the employees of an organization? Truly, it has to be the profit of a company, performance of a company, but sometimes it's not. Sometimes your employees are not very much satisfied with the organization. Why? They will strive for the profit of the company. They will strive for the betterment of their salaries. They will strive for the betterment of their incentives. They will strive for the betterment of their bonuses. They will strive for the betterment of their very own returns. Sometimes they make a group, they make a cartel, and they work even against the organization policies. A lot of cases can be found in the history of the management literature where these kind of practices have been done. A very famous case regarding whistleblowing was done in 2000 for an Enron company, and that Enron company was कई मूवीज बन चुकी हैं उस पर, इवन उस पर बहुत सी मूवीज बनी हैं और वो एक बहुत पॉपुलर केस रहा है। वो केस बेसिकली विसल ब्लोइंग का था, लेकिन वो मैल प्रैक्टिस का केस था जो एक ऑर्गेनाइजेशन के अंदर हो रही थी, और वो ऑर्गेनाइजेशन की जो मैल प्रैक्टिस हो रही थी वो यही था कि ऑर्गेनाइजेशन गोल से आप डेविएट कर जाते हैं। सो व्हाट इज मेंट बाय अ कॉमन गोल? कॉमन गोल मीन्स कि एक इंसान एक वक्त में, एक एम्प्लॉय एक वक्त में जो काम कर रहा होता है उसके पीछे दोनों तरह के मोटिव्स होते हैं। वो प्राइमरीली अपने अपने गोल को अचीव कर रहा होता है, वो अपने टारगेट को अचीव कर रहा होता है। उसने माइंड में फिगर रखा है कि मैंने इस मंथ में 50,000 रुपीज अर्न करना है, उसके लिए मुझे इतने पीसेस जोड़ने हैं, मशीनें इतनी जोड़नी है, या मुझे उसके लिए इतने फैब्रिक स्टिच करने हैं, या मुझे उसके लिए इतने मोबाइल्स को असेंबल करना है, या मुझे उसके लिए इतने ऑटोमोबाइल्स को स्ट्रीमलाइन के ऊपर लेके आना है। सो वट एवर ही हैज द फर्स्ट आइडिया ऑफ हिज ओन ऑब्जेक्टिव्स. The common goal means that those particular objectives must not be contradicted with overall organizational objective. मीन्स कि ठीक है उसका अपना जगह पे गोल रहे,
क्योंकि वो ये चीज़ें करेगा तो अल्टीमेटली ऑर्गेनाइज ऑब्जेक्टिव भी अचीव हो रहा है। लेकिन अगर वो ये कहे कि अच्छा यार मुझे अपनी सैलरी इस तरह से इंक्रीज करनी है कि मैं फॉल्टी पीसेस बना के आगे देता जाऊँ कि अच्छा पीसेस तो ज़्यादा ही है, ठीक है ना, मुझे तो पर पीस रेट मिल रहा है, ठीक है ना, तो नाउ देयर इज द कंट्रास्ट बिटवीन हिज पर्सनल गोल एंड देन एन ऑर्गेनाइजेशनल गोल, तो ये कॉमन गोल का एसेंस खत्म हो जाता है। कॉमन गोल विल टेक इन टर्म्स ऑफ द ऑर्गेनाइजेशनल गोल्स, कि ऑर्गेनाइजेशन गोल पे फोकस किया जाए कि वो क्या है और उसको अचीव किया जाए। उसके लिए जरूरी है कि जो पर्सनल लेवल गोल्स हैं वो कंट्राडिक्ट ना कर जाए ऑर्गेनाइजेशनल गोल के साथ। पर्सनल लेवल गोल्स कब कंट्राडिक्ट करते हैं ऑर्गेनाइजेशन गोल्स के साथ? पर्सनल लेवल गोल्स तब कंट्राडिक्ट करते हैं ऑर्गेनाइजेशन गोल्स के साथ, सबसे इंपॉर्टेंट जो उसका रीजन है, जब आप अपने एम्प्लॉय से कम्युनिकेट नहीं करते, जब आप उनकी प्रॉब्लम्स नहीं सुनते, जब आप उनके ग्रीवियंसेस नहीं सुनते। सबसे बड़ा मेजॉरिटी केसेस में जो मसला सैलरी का ही होता है, पे रेट का होता है, ठीक है ना, लेकिन एट द मेनी टाइम्स वर्किंग कंडीशंस का भी होता है। Recently, I've just lost a brilliant writer in my company. She has joined almost 2 or 3 weeks ago, but working conditions were not suitable for her. She was also a student, and ultimately, the problem was that her timings were not easily manageable because I had reacted sort of harshly when one deadline was not achieved. I can do the alternative way. I can give her a long term project just to make sure that she must be interacted with the company because she was an asset. I simply lost her. और चूंकि वो चली गई, वो आपका एसेट चला गया, वो क्यों चला गया? बिकॉज यू डिडंट फाइंड अ वे टू मैच दैट पर्सनल गोल विद दैट ऑर्गेनाइजेशनल गोल। इस तरह की मिस्टेक्स आपके बिजनेस में हो जाती हैं, और वो ये मैटर नहीं करता आप कितने साल से बिजनेस कर रहे हैं। इस तरह की मिस्टेक्स आर पार्ट ऑफ द बिजनेस। आप इससे सीखते हैं, आप फिर ग्रो करते हैं, आप ऐसे नहीं ग्रो कर चाहते। एनी हाउ, कमिंग बैक टू द थिंग, सो ऑर्गेनाइजेशन इज अ सेटिंग नाउ in which two or more than two people work together. Work together doesn't mean that they are working together in a place. They can be in the part of value addition process at the different phases. Either that is a service sector, either that is the manufacturing sector. To achieve a common goal doesn't mean the personal goals. Goal means the organizational goals, and those organizational goals can only be achieved when personal goals must not contradict with the organizational goal. ये जनाब हमारे पास ऑर्गेनाइजेशन की डेफिनेशन है। अब इस ऑर्गेनाइजेशन की डेफिनेशन के ऊपर एक वर्चुअल ऑर्गेनाइजेशन भी पूरी फिट आती है और एक प्रैक्टिकल फिजिकल ऑर्गेनाइजेशन भी पूरी की पूरी फिट आती है। ये रीज़न थी इसके ऊपर इतनी डिबेट करने की कि हम चूंकि पूरे सेमेस्टर में ऑर्गेनाइजेशन को लेकर चलेंगे और ऑर्गेनाइजेशन के अंदर ही बिहेवियर को स्टडी करेंगे, तो हमें पहले पता तो होना चाहिए कि ऑर्गेनाइजेशन है क्या। अगर हमें ये नहीं पता होगा कि ऑर्गेनाइजेशन है क्या, तो डेफिनेटली वी गोना नॉट बी सक्सेसफुल इन अंडरस्टैंडिंग ऑल द टर्मिनोलॉजी व्हिच वी विल स्टडी इन दिस पर्टिकुलर सेमेस्टर। ओके, our course was organizational behavior, if I'm not wrong. Now the second part is behavior. Behavior. Now the word behavior can be listened at many times in our own day. एक दिन में हमारी मतलब ये लफ्ज़ सुनते हैं, ठीक है ना, या तो ठीक से बिहेव नहीं कर रहा, ठीक है ना, या इसका बिहेवियर बहुत अच्छा है, ठीक है ना, बात हम कहते हैं बंदा अच्छा है, इसके बिहेवियर पे काम करना ज़रा ज़रूरी है, ठीक है ना। हम इस वर्ड को बहुत मतलब यूज़ करते हैं, ठीक है ना, और कभी कभार गुस्से में यूज़ करते हैं, कभी कभार अच्छे टोन में यूज़ करते हैं। तो व्हाट इज़ एक्चुअली बिहेवियर? लेट मी मेक इट मोर सिंपलिस्टिक फॉर यू। द वे इन विच वी रिएक्ट टूवर्ड्स एनीथिंग, वो तरीकाकार जिसमें हम किसी चीज़ को कैसे रिस्पॉन्ड करते हैं, उस तरीकाकार को बिहेवियर कहते हैं। लेट्स से कि मेरे पास ये कंट्रोल पर है, मैंने इस कंट्रोल को हाथ लगाया, मैंने इसको उठा के यहाँ पे साइड पे रख दिया, सो इट मीन्स दैट वाज माय रिस्पॉन्स टुवर्ड्स दिस पर्टिकुलर कंट्रोल। मेरे पास ये लैपटॉप पड़ा है, ये लैपटॉप मेरे पास पड़ा है, और मुझे पता है कि ये ठीक नहीं था, तो मैंने इसको उठा के इसको फोल्ड किया, मैंने इसको ऐसे करके इसको साइड पे रख दिया। दैट वाज माय रिस्पॉन्स टू दिस पर्टिकुलर लैपटॉप। मेरे पास ये एक यूज टिश्यू पेपर पड़ा है, मैंने इसको उठा के इस तरह से डस्टबिन में फेंक दिया। दैट वाज माय रिस्पॉन्स टुवर्ड्स दिस पर्टिकुलर टिश्यू पेपर। सो ऐसे रिस्पॉन्सेज हमारी वर्क प्लेस के अंदर भी हो रहे होते हैं। हम किसी के एग्रेशन को किसी तरह से रिस्पॉन्ड कर रहे होते हैं, किसी की किसी क्यूरी को किसी तरह से रिस्पॉन्ड कर रहे होते हैं, अपने क्लाइंट के किसी क्वेश्चन को किसी तरह से रिस्पॉन्ड कर रहे होते हैं। हमारे रिस्पॉन्सेज हमेशा डिफरेंट होते हैं। ये जो हमारा रिस्पॉन्स है हर चीज़ की तरफ, इसे बिहेवियर कहते हैं। कुछ शॉर्ट टर्म रिस्पॉन्सेज होते हैं, कुछ लॉन्ग टर्म रिस्पॉन्सेज होते हैं। ये डेफिनेटली हम सेमेस्टर के आगे जाके पढ़ेंगे। व्हाट इज द बिहेवियर? सिंपलिस्टिक, डोंट गेट कंफ्यूज। द वे इन विच वी रिएक्ट टुवर्ड्स एनीथिंग इज आवर बिहेवियर। जब कोई हमें कहता है ना बिहेव योरसेल्फ, तो उसका मतलब होता है कि हमने उसको
कोई ऐसी चीज़ कही है, हमने उसको किसी ऐसी बात को इस तरीके से रिएक्ट किया जो उसको सूटेबल नहीं लगा। मीन सूटेबल ना लगने का मुराद ये था कि उसको हमारा रिएक्शन, हमारा रिस्पॉन्स पसंद नहीं आया। दैट्स व्हाई ही हैज सेड बिहेव योरसेल्फ। वो कहता है कि बिहेवियर पे काम करने की जरूरत है, मतलब इसको अपने रिफ्लेक्सेस पे काम करने की जरूरत है, ठीक है ना। ही हैज टू वर्क ऑन हिज रिएक्शंस, ही हैज टू वर्क ऑन हिज रिस्पॉन्सेज, ही हैज टू वर्क ऑन हिज काउंटर मेजर्स, ठीक है ना। उसमें हमें काम करने की जरूरत होती है, इसे कहते हैं बिहेवियर। सो हमने ऑर्गेनाइजेशन को डिफाइन कर लिया, हमने बिहेवियर को डिफाइन कर लिया। नाउ ब्रिंग देम टुगेदर। ऑर्गेनाइजेशन बिहेवियर एकेडमिक की एक ऐसी ब्रांच है जिसके अंदर हम ये स्टडी करते हैं कि एक ऑर्गेनाइजेशन में रहते हुए एम्प्लॉयज़ को, डिफरेंट मैनेजरियल स्टाफ को एंड इवन ऑनर्स को कैसे बिहेव करना चाहिए, कैसे रिस्पॉन्ड करना चाहिए डिफरेंट इवेंट्स को, डिफरेंट पर्सन्स को और डिफरेंट थिंग्स को एक ऑर्गेनाइजेशन की सेटिंग के अंदर रहते हुए। इसे कहते हैं ऑर्गेनाइजेशन बिहेवियर। लेट मी मेक इट अगेन क्लियर फॉर यू। ऑर्गेनाइजेशन बिहेवियर एक सब्जेक्ट है। उस सब्जेक्ट के अंदर हम क्या सीखते हैं? उस सब्जेक्ट के अंदर हम ये सीखते हैं कि एक ऑर्गेनाइजेशन में रहते हुए एक जो उसके डिफरेंट एम्प्लॉयज़ हैं, उसका डिफरेंट जो मैनेजरियल स्टाफ है, जो उसकी टॉप लेवल हिरार्की है, उनको कैसे इवेंट्स को, थिंग्स को और पर्सन्स को रिस्पॉन्ड करना चाहिए, उनके साथ कैसा बिहेव करना चाहिए, उनको कैसे रिएक्ट करना चाहिए, इन तमाम चीज़ों को सीखने का नाम ऑर्गेनाइजेशनल बिहेवियर है। सो बाज़ को हमें ये चीज़ें लगती है कि ये चीज़ें तो बड़ी आसान है, हमें पता है कि एक चीज़ किस तरह से होती है, किस तरह से नहीं होती। इन अ वेरी फर्स्ट क्लास मैं ऑफन एक क्वेश्चन स्टूडेंट से पूछता हूँ, वो ये पूछता हूँ कि आपके ख्याल से कौन सी ऐसी स्किल है जो एक एम्प्लॉय के अंदर मौजूद हो तो दैट कैन बी द बेस्ट स्किल, वो हर जगह पे सर्वाइव कर सकता है, ठीक है ना। स्टूडेंट्स हाथ खड़ा करते हैं, अगर आप जैसे स्टूडेंट होते हैं हाथ जरूर खड़ा करते हैं, बड़े बड़े ब्रिलियंट आंसर देते हैं और वो आंसर किसी हद तक ठीक भी होते हैं। सर वो बंदा कामयाब हो सकता है जो मेहनती है, वो बंदा कामयाब हो सकता है जो क्रिएटिव है, जो लीडर है, जो ग्रुप वर्किंग चाहता है, जो बहुत सारी चीज़ें आ सकती हैं, ठीक है ना। एंड I'm not saying that any one of them is wrong. These are all essential components. But in the today's society, in the today's organizations, the best behavior is to be sweet. The best behavior is to be some kind of positive diplomatic. Tell people those things which they want to hear but don't lie to them. Tell people those things which they can absorb. Tell people those things which they were not reacted harshly or negatively, just to make your survival ensured in that particular organization, but don't lie. This is a positive, sweet tone which you need to adopt in any organization. मीठे लोगों को निकालना सबसे मुश्किल होता है। मीठी छुरी होते हैं ना, तो आप अगर आप मीठी छुरी हैं तो आप एक ऑर्गेनाइजेशन के अंदर किसी भी तरीके से सर्वाइव कर सकते हैं, ठीक है ना। तो हम बहुत से बिहेवियर्स पढ़ेंगे, उन बिहेवियर्स के अंदर शायद इस बिहेवियर का नाम ना आए, लेकिन आज पहले लेक्चर के अंदर इस बिहेवियर को डिस्कस करने का जरूरी ये था कि आप किसी इंडिविजुअल सेटिंग के अंदर हैं, अपने घर के अंदर मौजूद हैं, अपने दोस्तों के छोटे से ग्रुप के अंदर मौजूद हैं, अपने क्लास के वर्किंग ग्रुप के अंदर मौजूद हैं, अपने कजन्स के ग्रुप के अंदर मौजूद हैं, अपनी फैमिली के अंदर मौजूद हैं, अपने रिलेटिव्स के अंदर मौजूद हैं, फिर एवर यू आर, अगर आप उसको मैं ऑर्गेनाइजेशन कहता हूँ, वो भी ऑर्गेनाइजेशन है, कजन्स का ग्रुप है, वो भी एक ऑर्गेनाइजेशन है, बिकॉज इन दिस यू 5 और 6 पीपल वर्किंग टुगेदर टू हैव अ फन। अगर वर्किंग ग्रुप है तो उसके अंदर यू 5 to 6 पीपल वर्किंग टुगेदर टू कंप्लीट अ प्रोजेक्ट। अगर एक फैमिली, एक घर है, तो यू 5 to 6 पीपल आर वर्किंग टुगेदर टू हैव अ वेरी गुड ब्रदरली, फ्रेंडली, फैमिलियल रिलेशनशिप। सो इन तमाम सेटिंग्स के अंदर, इफ यू वांट टू सर्वाइव इन अ बेस्ट वे, द प्राइमरी स्किल विच यू वांट टू हैव इज टू बी स्वीट। कुछ लोग कहते हैं कि जनाब हम तो स्ट्रेट फॉरवर्ड हैं, आई एम नॉट हेजिटेंट टू स्पीक रिस्पेक्टेबल बोल्ड वर्ड्स। वो कहते हैं कि किसी इतना भी स्ट्रेट फॉरवर्ड ना हो कि अपनी जुबान के साथ अपने कुत्ते बांध दिए हों, ठीक है ना। कि आप कहते हैं ना मैं स्ट्रेट फॉरवर्ड हूँ, लेकिन मैं सख्त चीज़ें ऐसी बोलता जा रहा हूँ, बोलता जा रहा हूँ, बोलता जा रहा हूँ, जो कि किसी के लिए अब्जॉर्बेबल नहीं है, किसी के लिए उनको बर्दाश्त करना नहीं ठीक। सो इन आवर वेरी फर्स्ट लेक्चर, जो आज के दिन आपको ऑर्गेनाइजेशनल बिहेवियर के रिगार्डिंग जो पहली स्किल सिखाई जा रही है, आपका बिहेवियर जैसा भी हो, आप मोटिवेटिंग हो ना हो, आपके इमोशंस और मूड्स स्टेबलाइज हैं कि नहीं है, आप डाइवर्सिटी ओरिएंटेड हैं कि नहीं है, आप लीडर हैं कि नहीं है, आपके अंदर जो पहली क्वालिटी किसी भी ऑर्गेनाइजेशन में सर्वाइव होने के लिए होनी चाहिए, यू हैव टू बी पॉजिटिवली स्वीट, यू हैव टू बी पॉजिटिवली डिप्लोमेटिक, यू हैव टू बी पॉजिटिवली नॉट a liar but a person who can keep multiple people happy.
with just their words, just with their positive actions, and with no personal favors, just concentrating on the organizational matters. दिस इज द फर्स्ट स्किल विच आई वॉन्ट टू टेल यू दैट यू मस्ट हैव टू डेवलप. अगर आपके अंदर नहीं है अपनी किसी भी सेटिंग के लिए, तो आपको ये डेवलप करनी है, अर्जेंट बेसिस पे डेवलप करनी है, क्योंकि ये स्किल साथ साथ चलेगी जब हम बाकी तमाम स्किल सीखेंगे. सो अपना ऑडिट कीजिए. आज इस लेक्चर को ये 48वां मिनट होगा जब आप सुन रहे होंगे, ठीक है ना. 49वें मिनट के अंदर अपने माइंड में मैप करना शुरू करते हैं, ठीक है ना, कि मैं बीइंग अ पर्सन एक्स वाई सी, ठीक है ना, क्या मेरे अंदर ये पॉजिटिव स्वीट एलिमेंट मौजूद है, ठीक है ना. क्या मैं बहुत ब्लंट पर्सन हूँ, मैं बहुत स्ट्रेट फॉरवर्ड पर्सन हूँ, लोगों को मेरी कही हुई बातें बुरी लगती हैं, लोग, मैं एक ठीक चीज़ भी कहूँ तो लोग उसको गलत परसीव कर लेते हैं, मैं बुरा ना भी बोलूँ तो लोगों को बुरा लग जाता है, मैं अननेसेसरीली लाउड हूँ, मैं जस्ट देखिए कि कहीं पे ये पॉजिटिव स्वीट वाला एलिमेंट मिसिंग तो नहीं है, ठीक है ना. अगर मिसिंग है तो यू हैव टू इंड्यूस इट इन योर पर्सनैलिटी फ्रॉम द टुडे. Because in any organization, whatever it is, either it is an Apple, either it is Microsoft, either it is researchtutor.com, either it is Rashid Kharadia, either it is for XYZ Furniture House, in all these organizations, if you want to be in good books, if you want to survive well, if you want to work well, you have to be positively sweet and diplomatic. डिप्लोमेसी का जो वर्ड यूज होता है तो उसको हम नेगेटिव टर्म में कहते हैं. डिप्लोमेसी कहते हैं कि जनाब इधर की बात उधर लगा देना, उसको राजी करके उसको नाराज, ऐसे ऐसे. दैट कम्स इन अ पॉलिटिकल सेंस. आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट दैट डिप्लोमेसी, आई एम जस्ट टॉकिंग अबाउट द डिप्लोमेसी ऑफ बीइंग स्वीट. आप एक चीज को 10 डिफरेंट तरीकों से कह सकते हैं, ठीक है ना. आप जब आपने किसी गलती निकालनी है तो आप उसे सबसे पहले कह सकते हैं कि तुम्हारा दिमाग खराब है, ये क्या फजूल चीज की है. दूसरे नंबर पे आप उसको ये कह सकते हैं, यार मैं तुम जैसे बंदे से इस तरह की चीज एक्सपेक्ट नहीं कर रहा था, आप इससे बेहतर चीज कर सकते हो. तीसरे नंबर पर कह सकते हैं, यार ऐसा तो नहीं करना था, ठीक है ना, ये इसको अच्छा किया जा सकता था. चौथे नंबर पर कह सकते हो, अच्छी एफर्ट है लेकिन मैं ये वो नहीं है जो मुझे चाहिए था इस पर्टिकुलर प्रोजेक्ट के लिए. उसके बाद आप कह सकते हैं कि वेरी गुड यार, फॉर अ फर्स्ट अटेम्प्ट इट इज रियल गुड बट इट नीड्स इंप्रूवमेंट, ठीक है ना. उसके बाद आप कह सकते हैं इट्स रियली गुड बट इसको हमें थोड़ा सा आल्टर करना पड़ेगा. जब हम ये कहते हैं ना इट्स रियली गुड, इसको थोड़ा सा आल्टर करना पड़ेगा, उसके बाद दुनिया जहाँ की आल्ट्रेशन करवा ले, दैट पर्सन विल बी रेडी फॉर दैट बिकॉज ही और शी हैज ऑलरेडी गेट मोटिवेटेड. सो यू हैव सीन, मैंने टोन को आहिस्ता आहिस्ता ग्रेजुअली लो किया. टोन को लो करने का मकसद ये होता है कि जब आप हायर टोन पे जाके बात करते हैं ना तो लोग वहां पे माइंड करते हैं, लोग वहां पे गुस्सा करते हैं, वहां पे सीखते नहीं हैं. जैसे जैसे आप टोन नीचे लेके आते जाते हैं तो आपके जो को वर्कर्स हैं वो सीखना शुरू करते हैं. वो फिर गुस्सा नहीं करते, वो रेज में नहीं आ जाते, वो भी रिबिलियन एटीट्यूड में नहीं आते. वो कहते हैं कि ओके दिस पर्सन हैज टॉट मी समथिंग गुड, टॉट मी समथिंग रियली वेल, आई हैव टू ओबे हिम, आई हैव टू गो फॉर इट. तो वो उस पर्सपेक्टिव में चीज़ों को सोचना फिर शुरू कर देते हैं. सो वो जो मैंने टोन्स नीचे किए दैट इज मीन्स पॉजिटिवली स्वीट. एज एन एम्प्लॉयर आई एम पॉजिटिवली स्वीट, एज अ पर्सन आई एम पॉजिटिवली स्वीट. आपको देखना है कि आप कहाँ कहाँ पे स्वीट हैं, कहाँ कहाँ पे नहीं है. आपको पॉजिटिवली स्वीट वाला एलिमेंट फॉर गॉड्स सेक लेके आना है. द सोसाइटी इन विच वी आर लिविंग हैज बीन इनरिच्ड विद हेट नाउ. मल्टीपल पर्सपेक्टिव में उसमें हेट का एलिमेंट इतना ज़्यादा मौजूद है, इतना ज़्यादा मौजूद है कि आप ईंट उठाएं आपको नफरत मिलेगी, ठीक है ना. इन दैट काइंड ऑफ सोसाइटी इफ यू विल डेवलप दिस एटीट्यूड ऑफ बीइंग पॉजिटिवली स्वीट, यू कैन बी सक्सेस केस स्टडी ऑफ एवरी ऑर्गेनाइजेशन. आप हर ऑर्गेनाइजेशन में सक्सेस केस स्टडी बन जाएंगे. मैंने अपनी आंखों से लोग देखे हैं जिनकी कॉम्पिटेंसी सिफर होती है, जिनकी कॉम्पिटेंसी सिफर होती है लेकिन वो एक अच्छी खासी प्लेसेस पे बड़ी बड़ी देर से विराजमान होते हैं. लोग कहते हैं कि यार इसके अंदर स्किल नहीं है, इसका ये तो काबिल नहीं है, ये बंदा ऐसे है, ये ऐसे ही ऐसे. हाउ ही इज सर्वाइविंग, ही इज जस्ट सर्वाइविंग ऑन द बेसिस ऑफ दो स्वीट वर्ड्स. आपने अपनी फैमिली में देखा होगा, उन लोगों को लोग मस्के लगा रहे होते हैं जो बड़े ही मीठे होते हैं, ठीक है ना. यार ये देखा है उसको बात करने की तमीज़ है, उसको ये करने की तमीज़ है, तुम्हें तो कुछ नहीं आता, ऐसा है ऐसा ऐसा. हम इस तरह के ताने सुन रहे होते हैं. So the thing is, you have to be positively sweet in many manners, because if we are not practically positively sweet, we are going to be encountered with a lot of problems. This is guys organizational behavior for you. We will learn कि एक ऑर्गेनाइजेशन में रहते हुए हमें किस तरह से बिहेव करना, ठीक है ना. उसके डिफरेंट पर्सपेक्टिव्स होंगे, डिफरेंट पैराडाइम्स होंगे, ठीक है ना. हम वो सारी की सारी चीज़ें स्टडी करेंगे, ठीक है ना. ये एक प्रोसेस है, जिस तरह के बहुत से दूसरे प्रोसेस होते हैं. प्रोसेस क्या है, एक प्रोसेस किसे कहते हैं, जिसमें कुछ इनपुट्स आते हैं, फिर कुछ प्रोसेसिंग होती है, फिर हमारे पास कुछ आउटपुट आता है. देयर इज इनपुट, देयर इज प्रोसेसिंग एंड देयर इज एन आउटपुट.
ऑर्गेनाइजेशन बिहेवियर इज ऑल्सो प्रोसेस। आप इनपुट के अंदर क्या क्या डालते हैं? इनपुट के अंदर आप इंडिविजुअल लेवल चीज़ें डालते हैं। वो क्या है? आपने पर्सनैलिटी डाली, आपने मूड्स डाले, आपने इमोशंस डाले, आपने डाइवर्सिटी डाली, आपने परसेप्शन डाले। प्रोसेसेस में आकर ग्रुप लेवल का काम होता है। ग्रुप लेवल के अंदर आपने लीडरशिप का मुजाहिरा किया, प्रोसेस है। आपने लोगों को मोटिवेट किया, प्रोसेस है। आपने ऑर्गेनाइजेशन का स्ट्रक्चर और कल्चर बड़ा अच्छा रखा, प्रोसेस है, ठीक है ना। अल्टीमेटली ऑर्गेनाइजेशन का प्रॉफिट इंक्रीज हो गया, प्रोडक्ट है। अल्टीमेटली ऑर्गेनाइजेशन की प्रोडक्टिविटी इंक्रीज हो गई, प्रोडक्ट है। अल्टीमेटली ऑर्गेनाइजेशन की टर्नओवर रिड्यूस हो गया, प्रोडक्ट है। अल्टीमेटली ऑर्गेनाइजेशन का एक ब्रांड इमेज बेहतर हो गया, प्रोडक्ट है। दिस इज ऑर्गेनाइजेशन बिहेवियर फॉर यू। दिस इज कंप्लीटली अ प्रोसेस जिसमें आप इनपुट्स में डालते हैं, प्रोसेसेस करते हैं और आउटपुट आपके पास आता है। इसे ऑर्गेनाइजेशनल बिहेवियर साइकिल कहते हैं। एंड इट इज एग्जैक्टली एज सेम एज आई हैव टोल्ड यू गाइस। ये स्टार्ट कहाँ से होता है? ये सारी गेम वो जो हम पहले सेमेस्टर में पढ़ते थे कि मैनेजमेंट के जनाब 4 बेसिक फंक्शंस हैं। हु हैज गिवन देम? सर हेनरी फॉल, ठीक है ना। उन्होंने बताया 4 फंक्शंस: प्लानिंग, ऑर्गेनाइजिंग, लीडिंग एंड कंट्रोलिंग। प्लानिंग क्या है? जो आप स्ट्रेटजीज बनाते हैं। ऑर्गेनाइजिंग क्या है? जब आप उनके लिए रिसोर्सेज को कलेक्ट करते हैं। लीडिंग क्या है? जब आप प्रैक्टिकली उसको स्टार्ट करते हैं, लोगों को मोटिवेट करते हैं, उनसे काम लेते हैं। कंट्रोलिंग क्या है? जब आप अपनी मिस्टेक्स को मिटिगेट करते हैं, ठीक है ना। ये वो 4 फंक्शन है जो हम शुरू से पढ़ते आ रहे हैं, ठीक है ना। और यही सबसे पहले स्टार्ट होते हैं किसी भी ऑर्गेनाइजेशन के अंदर। ऑर्गेनाइजेशन का स्टार्टिंग पॉइंट ही ये 4 फंक्शन होते हैं। उसके बाद हम पढ़ते हैं सेकंड नंबर पे मिन्सबर्ग के इंटरपर्सनल रोल्स, ठीक है ना। उसमें डिफरेंट लेवल के रोल्स आते हैं, ठीक है ना। आप फिगर हेड होते हैं, मीन आपके पास डेजिग्नेशन नहीं है कोई लीडर वाला, लेकिन स्टिल यू हैव अ लॉट ऑफ पावर। आप लाइजॉन होते हैं, आप इंफॉर्मेशन को एक जगह से दूसरी जगह पे पहुंचा रहे होते हैं, ठीक है ना। आप रिप्रेजेंटेटिव या स्पोक्स पर्सन होते हैं, आप पूरी की पूरी ऑर्गेनाइजेशन को रिप्रेजेंट कर रहे होते हैं। आप कॉन्फ्लिक्ट रिजॉल्वर होते हैं, आप मसाइल वगैरह जनरेट हो जाए तो उनको रिजॉल्व करने में आपका कोई आसानी नहीं है, ठीक है ना। मीन्स कि डिफरेंट तरह के वो रोल्स थे जो कि बेस बनते हैं इन तमाम चीज़ों की। But ultimately, at the very start of the day, we all have to be positively sweet to be in an organization because this can ensure our survival more than anything else. Again and again, positively sweet doesn't mean to lie at some point. Positively sweet means you have to be sensitive about the people's reactions and just say anything, just do anything by understanding those particular reactions. जब हम ऐसा करते हैं तो हर चीज़ ठीक हो जाती है। जो ये बॉक्सर होता है ना, जब किसी को पंच करता है, वो इमेजिन कर रहा होता है इसके बाद इसका रिएक्शन क्या आने वाला है। वो अपना डिफेंस मैकेनिज्म उस पंच के बाद चूज करता है। अच्छा यार ऐसा है, ठीक है। तो अ पर्सन आल्सो हैज टू बी डू दैट। एक एम्प्लॉय को भी यही करना चाहिए। Anyhow, it is the end of our today's lecture. इस लेक्चर के बाद आपको CR और GR की तरफ से एक मैसेज आएगा जिसमें बताया गया होगा कि इस एक्टिविटी को इस लेक्चर के बाद एक क्लास एक्टिविटी है, उसको कैसे परफॉर्म करना है। जो उस क्लास एक्टिविटी को परफॉर्म करके मुझ तक कम्युनिकेट करेगा उसको उसकी अटेंडेंस मार्क होएगी। दिस विल बी द अटेंडेंस प्रोसीजर। हमारा जो नेक्स्ट लेक्चर होगा वो डाइवर्सिटी के ऊपर है। वर्क प्लेस डाइवर्सिटी क्या होती है, उसके तमाम डायनामिक्स सीखेंगे, प्रैक्टिकली आपको बताएंगे और अपने इसी कन्वर्सेशन को आगे लेके चलेंगे। विश यू वेरी बेस्ट ऑफ लक फॉर द एंटायर कोर्स। This was just an introductory lecture for you guys, and this is definitely a honeymoon period right now. Soon the difficulty level or complexity level will be enhanced, but I surely believe that all of you are competent enough to bear all this complexity, and we will sail through it in a very effective manner. Thank you so much.